वेलकम बैक टू एजेस पॉडकास्ट। आज हम लोग एक नया एपिसोड लेके आए हैं एंड आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड प्रिविलेज हूँ कि आज मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली सर के साथ मिलने की। आज जो हमारे गेस्ट है ये एक कोहिनूर का हीरा है हमारे इंडिया का। और ऐसा टाइम उन्होंने हमारे लिए निकाला, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का मैं सौभाग्य मानता हूँ कि सर ने मुझे टाइम दिया। सर को इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आप उनका नाम सर्च करिए, आपको कम से कम 20-30 पेजेस मिल जाएंगे सर के बारे में कि सर का क्या क्या अचीवमेंट है। बट मैं बहुत छोटे से, क्योंकि सर ने मुझे बोला कि आप बहुत लिमिटेड टाइम है हमारे पास तो आप क्विकली करिए, तो मैं बोलूँगा आज हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा सर। सर MBBS MD है एंड सर अभी प्रो कुलाधिपति और प्रो चांसलर है दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में। सर का अगर आप बाकी का बायोडेटा अचीवमेंट्स देखोगे तो उसमें टाइम निकल जाएगा। मैं एक सर के केबिन का एक टूर वीडियो दिखा दूंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या क्या अचीव किया है। ये हम लोग विकिपीडिया पे, इंटरनेट पे जो सर का अचीवमेंट्स है वो है। सर एक मेरे तरफ से मैं एक छोटा सा आपके लिए कुछ बोलना चाहूँगा। कैसा होता है सर कि समुंदर होता है ना, समुंदर, वैसा आप एक समुंदर हो जिसके अंदर जहाज भी चलते हैं। समुंदर के अंदर सॉल्ट भी होता है, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग फिश, डॉल्फिन, व्हेल सारे होते हैं, टर्टल होते हैं, टॉर्टोइज होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो अलग अलग स्पीशीज जैसे है ना, वैसे सर आप एक समुंदर हो जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स का आपके पास नॉलेज है कि कोई भी विषय आपके साथ पकड़ो, हिंदुइज्म पकड़िए, इंडियन कल्चर पकड़िए, MBBS, वैदिक साइंस, आप नाम लीजिए सर के पास है। तो वैसा आप एक समुंदर हो सर कि जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। दूसरी बात, हम लोग बोलते हैं ना कि समुंदर की गहराई मत नापो, तो वैसा सर मेरे लिए ऐसा हो रहा है कि आपको क्वेश्चंस पूछना और ये सब पूछना मतलब ऐसा कि समुंदर को पूछना कि आप में कितना लीटर पानी है वैसा मेरे लिए है कि मैं क्या पूछूं कि इतनी चीजें। एंड सर ने एक बार बोलना चालू किया ना तो आप जैसा बोलते हैं ना मंत्र मुग्ध हो जाता हो, वैसा है कि हम लोग सुनते ही रहते हैं बट ऐसा लगता है कि प्लीज खत्म ना हो। बट हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो सर मैंने कुछ टॉपिक्स निकाल के रखे जिसमें मेरा मेन उद्देश्य ये है कि इंडिया ग्रो कैसे होगा, हमारे इंडिया के यंगस्टर्स ने, यूथ ने क्या लेसन लर्न करना चाहिए, क्या महत्व है हमारे इंडिया का, भारत का, हमारा हिस्ट्री, ये सब चीज़ें। और जैसे आप मेडिकल वर्ल्ड से बहुत रिलेटेड हो तो अभी लेटेस्ट चीज़ें क्या चल रही है मेडिकल वर्ल्ड में, वो भी मुझे आपसे जानना है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम और थैंक यू। थैंक यू सो नाइस ऑफ है यू। ना। तो सर आप मुझे बस शॉर्ट में आपका एक जर्नी बताइए कि सबको पता ही है बट एक छोटा सा कि नागपुर में आप कैसे आपका हुआ। एंड सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी, हमारे वर्ल्ड में, आज के वर्ल्ड में इंटरनेट है ना, तो मुझे अगर सर कोई भी टॉपिक अगर सर्च करना है तो मैं नेट से बहुत इजीली सर्च कर पाता हूँ, 1 सेकंड के अंदर मुझे मिल जाता है। बट आप जिस एरा में थे उस टाइम पे आई थिंक सिर्फ रिसर्च ही रिसर्च था, बुक्स पढ़ना पड़ता था बहुत सारा, तब जाके इतना सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता था। तो सर इसलिए मुझे आपका जर्नी जानना है कि आपने कैसा किया सर। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं मेरे इंट्रोडक्शन को जो आपने दिया, मैं थोड़ी सी उसके अंदर में करेक्शन करना चाहूंगा। रूमी एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए बहुत 11वीं शताब्दी के। यस यस। अनायास जब आप समंदर की बात कर रहे थे तो मुझे बरबस याद आया। रूमी कहते हैं कि समंदर में बूंदे हैं, बूंदों ने ही समंदर को निर्माण बनाया है, पर बूंद में भी एक समंदर समाया हुआ है। यस। तात्पर्य बहुत सिंपल है। जिंदगी छोटे 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 घटनाक्रमों से केंद्रित होकर के एक समूह बन जाती है, तब वो विजिबल होती है। मैं एक बहुत साधारण से परिवार में पैदा हुआ। मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी प्रेरणा, मार्गदर्शक, मार्गदर्शिका, और मैं समझता हूं कि जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में मैंने जिंदगी का सफरनामा तय किया, वो मेरी परम श्रद्धेया माता श्रीमती शिव कुमारी मिश्रा। मां प्यारी ही होती है और मां का प्यारा होना लाजमी है। यस सर। एक साधारण सी कम पढ़ी लिखी महिला जिसकी जिंदगी केवल रामायण के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई थी, मैं उस मां का बेटा हूं।
परंतु उस माँ की हसरत है, उस माँ की उम्मीद है, उस माँ के अरमान है, उस माँ की जिद है, उस माँ की तपश्चर्या है, उस माँ की लगन है। पर मैं जो कुछ भी हूं वह मेरी माँ की प्रेरणा है। मैं उसकी प्रेरणा से हूं। उसकी उंगली थाम करके मैं चला, उसके मार्गदर्शन में, उसकी अपेक्षाओं के लिए चला। और मैं आज बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज मेरी मां हयात में नहीं है, पर मेरी मां की अपेक्षा दर अपेक्षा उसकी जो थी, उसकी पूर्तता, यही मेरी जिंदगी का ध्येय था, ध्येय है और ध्येय रहेगा। साधारण परिवार के अंतर्गत होने के कारण अध्ययन, पठन, पाठन, बाद की जिंदगी में अध्यापन, ज्ञान, ज्ञानार्जन, यही थाती है, यही परिधि है और यही क्षेत्र है। और चूंकि उसकी मनीषा थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं, वैद्यकीय शिक्षण के अंतर्गत शिरकत लूं, उसकी इच्छा के अनुरूप मेरिट के तहत सारी चीजें सुलभ होती चली गई। और एक मकाम आया जहां पर यह निर्णय कर लिया कि मेडिकल एजुकेशन ने ही मुझ जैसे साधारण से गरीब घर के बच्चे को पहचान दी। इसलिए अब मेडिकल एजुकेशन ही मेरी जिंदगी का मकसद होगा। और वहीं से मेडिकल एजुकेशन को जो मैंने प्रामाणिकता से ग्राह्य किया, मैंने समर्पण भाव के साथ जीवन के तमाम बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उन पदों की गरिमा और महिमा का निर्वहन करते हुए बहुत विनम्रता से कहता हूं कि जिस मेडिकल एजुकेशन ने, जिस वैद्यकीय शिक्षा ने मुझ जैसे एक साधारण से गरीब घर के परिवार के बच्चे को पहचान दी, उसको मैंने समर्पित सेवाएं अर्पित की। और उन समर्पित सेवाओं के माध्यम से आज मैं बहुत फक्र से कहता हूं कि इस देश के वैद्यकीय शिक्षा को स्वरूप निर्धारण से लेकर उसके आयाम को विकसित करने का कार्य मुझे करने का मौका सद्भाग्य ने और मां की प्रेरणा ने दिया। और 2019 में जिस मेडिकल एजुकेशन का प्रारूप इस देश में लागू है, और उस पूरे प्रारूप का निर्माण जिस विद्वत परिषद ने किया, मैं उस विद्वत परिषद का अध्यक्ष था। हम लोग अंडर ग्रेजुएट के समय मॉडल ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन वोक पढ़ा करते थे। फ्लेक्शनरियन मॉडल ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑफ 1910, WHO रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन मॉडल 1969-70, transformative model of medical education 2010, but competency based model of medical education of 2019 is something which by mother's blessings is with Prakash Mishra's creation, yes sir, with his team. And therefore एक माँ का फलसफा कैसे साधारणता को असाधारणता में परिवर्तित कर देता है, उसकी प्रेरणा कैसे उसके निर्माण का पथ बन जाती है, उसका निर्देशन कैसे जीवन का एक गमक बन जाता है, उसका आदर्श कैसे आपको मनोभाव से आंदोलित करता है, और उसकी अपेक्षा कैसे आपके पूरे जीवन को एक आकार देती चली जाती है, ये एक माँ का निर्मित वेद प्रकाश मिश्रा आपसे बोल रहा है। इसलिए मैंने अत्यंत विनम्रता से कहा, मेरे सारे रचनात्मक कंट्रीब्यूशन को मैं उसकी स्मृति को अर्पित करता हूं कि अगर तू न होती मां तो कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एंड आई थिंक सबके लिए बहुत एक ये इमोशनल भी है, एंड ये सबने एक लेसन लर्न करना चाहिए कि अगर आप अपने पेरेंट्स को, मम्मी को, पापा को अगर इतना तहे दिल से एडमायर करते हो ना, तो आप 100% सक्सेसफुल ही रहोगे। एंड कोई भी माँ बाप ऐसा चाहता नहीं कि मेरा लड़का कुछ गलत राह पे चले जाए या कुछ गलत एजुकेशन चले जाए, एंड उसका हर एक का सपना होता है। तो आई थिंक हमने सबसे, इसलिए सर बोलते माँ पहली गुरु है हमारी। तो अगर उनके राह पे आप चलोगे तो 100% सक्सेस आपको मिलेगा लाइफ में, जिसका एक आप बहुत बड़े उदाहरण है हमारे लिए। सर इंडिया को आप कैसा देखते हो अभी के फिलहाल में, मेडिकल साइंस, वैदिक साइंस, आयुर्वेदा, इन सब कंट्रीब्यूशन में इंडिया अभी वर्ल्ड वाइड हम कितना स्ट्रांग है, और हम लोग कहाँ पे क्या देखते हैं सर आप ओवरऑल? देखिए, आपने 3 परिधियों की बात की। वैदिक साइंस हमारी थाती है, yes. वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो हमारी विश्व के अंतर्गत पहचान है। इसलिए वो हमारे लिए अभिमान का ही विषय है, और उस अभिमान को बरकरार रखना हमारे आप सभी के हित में है।
आप विचार करिए कि ऐसा क्यों कहा गया होगा। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यस। हम क्यों टिके? हम उदार हैं, हम सहिष्णु हैं, हम फ्लेक्सिबल हैं, हम एकोमोडेटिव हैं, हम शांति प्रिय हैं, और हम निर्धारित हैं, संयमित हैं। हम क्यों हैं ऐसे? क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर, ये हमारी संस्कृति केवल पहचान नहीं है, वो हमारे वे ऑफ लाइफ का एक हिस्सा है। इसलिए वैदिक साइंस, वैदिक संस्कृति, ये हमारे लिए जीवन पद्धति है। करेक्ट। वसुदैव कुटुंबकम। दुनिया आज ग्लोबलाइजेशन की बात करती है। ये ग्लोबलाइजेशन व्यापार केंद्रित है, ये मुनाफा केंद्रित है। यस। हमने, इस देश ने कभी व्यापार और मुनाफा केंद्रित वसुदैव कुटुंबकम की बात नहीं की। देश दुनिया के अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन की पहली संकल्पना अगर कहीं प्रतिपादित है तो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इससे नहीं है। ऋग्वेद के अंतर्गत उदार चरिता नाम के साथ वसुदैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है, यह वसुधा मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, मनुष्य जमात मेरी जमात है, मनुष्य जाति मेरी जाति है, मानव धर्म मेरा धर्म है। ये उदारता का जो चिंतन है, विश्वस माझे घर। विनोबा जय हिंदुस्तान नहीं कहते, विनोबा जय जगत कहते हैं। ये भारतीय संस्कृति के चिरंतनता का प्रतीक है। इसलिए वो हमारी पहचान है, वो हमारी थाती है। दैट इज द कोर ऑन विच ऑल ऑफ अस, दैट इज द एडिफिस ऑन विच ऑल ऑफ अस स्टैंड। 21वीं सदी का भारत ये अन्य सदियों के भारत से अलग और अलग है। मैं स्पष्ट याद कराना चाहता हूं, मैं जिन्हें जीवन का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मानता हूं, ऐसे भारत के अभूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, और मैं उन्हें कोट करना चाहूंगा। जस्ट एज 19th century belonged to Britishers by virtue of colonial imperialism at their disposal, 20th century belonged to Americans by virtue of advent of science and technology at their disposal. In the same vein, 21st century shall belong to India. वो यहां रुकते नहीं, वो आगे कहते हैं कि but this 21st century shall belong to India not on the strength of its military power, not on the strength of its economic growth, development and propensity, but it will be exclusively by virtue of the demographic dividends which are at its disposal. ये डेमोग्राफिक डिविडेंड्स क्या है? इस देश की जनसंख्या का 52% हिस्सा यूथ है। yes. और इस देश की आबादी की औसत आयु आज दुनिया की सबसे यंग औसत आयु की है। और ये आपके पास में जो करिश्मा है, ये आने वाले 40 सालों तक दुनिया का एक यूनिक देश आपको बनाता है। ह्यूमन कैपिटल आपके पास में, ह्यूमन पावर आपके पास में है, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास में है। ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इसको प्रेशियस ह्यूमन रिसोर्स में परिवर्तित करना, ये सफलता की कुंजी है। और इसको करने का व्यापक प्रयास विभिन्न स्तरों के ऊपर में हो रहा है। ये बहुत आनंद की बात है। वैद्यकीय शिक्षण चूंकि मेरा विषय है, मेरा स्पेशलाइजेशन है, जिसके अंतर्गत मैंने जीवन के 5 दशक खर्च किए हैं, इसलिए उसे लेकर के मैं मेरा दृष्टिक्षेप करना चाहूंगा। आज बहुत सांख्यिकी के तौर पर हम कह सकते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक वैद्यक महाविद्यालय हिंदुस्तान में। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इस देश के अंतर्गत 812 वैद्यकीय महाविद्यालय हैं, जो दुनिया के सिंगल लार्जेस्ट है। इन 812 महाविद्यालयों के अंतर्गत आज हमारी अंडर ग्रेजुएट MBBS के लिए प्रवेश संख्या 122,000 की है, जो दुनिया में सर्वाधिक है। आज पदव्युत्तर शिक्षण की अगर जगहों की हम बात करें तो हमारे पास में 75,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट एवेन्यूज हैं, जो दुनिया में सिंगल लार्जेस्ट हैं। हम आज दुनिया के
वैद्यकीय शिक्षा के ग्रेजुएट तैयार करने वाले सबसे लार्जेस्ट मैन पावर जनरेटिंग कंट्री है। और यही मैं कहना चाहता हूं, देश का वैद्यकीय शिक्षण गणनात्मक रूप से इतनी प्रबलता के साथ मल्टीप्लाई हुआ है कि हम उसमें वर्ल्ड पावर बन गए हैं। yes. आज संख्या की दृष्टि से हम ग्लोबल लीडर हैं। प्रश्न केवल इतना है कि इस संख्या को, इस गणना को गुणात्मकता के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन, नॉट ओनली इन द डोमेन ऑफ मेडिकल एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन शुड बी टेकन एज राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। जो गुणात्मकता है, जो क्वालिटी है, उसका इनकॉर्पोरेशन इज द रियल वे फॉरवर्ड। और मैं अत्यंत फिर पुनः दावे के साथ कहना चाहता हूं, हमारे अथक प्रयासों से, भारत सरकार के मदद से, उनके नेतृत्व के अंतर्गत 20 सितंबर 2023 को एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हमने अर्जित किया। दुनिया की क्वालिटी सेंट्रिसिटी को सर्टिफाई करने वाली जो ग्लोबल अथॉरिटी है, उसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। उसकी जिम्मेदारी है कि वो दुनिया के मेडिकल स्कूल्स की एक डायरेक्टरी मेंटेन करती है। 20 सितंबर 2023 को एक परिपत्रक के द्वारा वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन ने हमारे जिंदगी भर के प्रयास और मेरे नेतृत्व के अंतर्गत जो विनम्रता से अथक प्रयास किए गए, उनके यश का गमक 20 सितंबर 2023 को आया, जब वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन ने कहा कि हिंदुस्तान का वैद्यकीय शिक्षण हम 10 वर्षों के लिए उसे मान्यता देते हैं। और 2033 तक हम मान्यता प्राप्त हो गए। अमेजिंग सर। इन 10 वर्षों के अंतर्गत नतीजा यह हुआ कि WFME, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की जो डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स है, आज हमारे 706 वैद्यक महाविद्यालय उस डायरेक्टरी के अंतर्गत हैं, जो दुनिया में सिंगल लार्जेस्ट है। वो सारा डेवलप वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका आता है, जिसमें कनाडा आता है, जिसमें यूके आता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, जिसमें न्यूजीलैंड आता है, जिसमें पूरा यूरोप आता है, इनकी कुल संख्या 600 नहीं है और हम 806 हैं। ये हमारा मकाम है। दिस इज द सुप्रीमेसी ऑफ मदर इंडिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे, ये हमारा गर्व है। पर हम 21वीं सदी में विश्व गुरु होंगे, मैं उनकी इस बात के नक्शे कदम पर विनम्रता से कह रहा हूं। जो मैंने मेरी टास्क फोर्स जो सबमिट की भारत सरकार को, उसके रिपोर्ट के अंतर्गत मैंने कहा है कि आने वाले समय के अंदर में हिंदुस्तान को विश्व गुरु का पद, वो शिक्षण जो सबसे कम अवधि के अंतर्गत दिलाएगा, उसका नाम वैद्यकीय शिक्षण है। हम उस रास्ते पर हैं। हमने उन मील के पत्थरों को प्रतिपादित किया है। सारी वस्तु स्थितियों का निर्धारण इस तरीके से हो रहा है और होता जा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार की बड़ी अहमियत और मदद की भूमिका है, जिसे लेकर 2035 तक हम ये स्थापित कर लेंगे कि वैद्यकीय शिक्षण का ग्लोबल नेतृत्व भारत के हाथों में होगा। ये 21वीं सदी का भारत है। आयुर्वेदिक सिस्टम का अपना महत्व है, जो हमारी सिस्टम है। एविडेंस जनरेशन उसको लेकर के आवश्यक है। ग्लोबल विजिबिलिटी उसके अंतर्गत है। योगा जो उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के माध्यम से ग्लोबल सिनारियो के ऊपर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक इतना व्यापक महिमा मंडन देश का किया, जो स्तुत्य है। यस सर। डायरेक्शंस हैं। प्रामाणिकता के साथ, प्रयत्नों के साथ, प्रयत्नों की पराकाष्ठा के साथ, निश्चय के साथ, निर्धार के साथ हम सबको लगना है। हम लगे हैं। इस लगन से ही 21वीं सदी का भारत, ये अद्भुत भारत होगा। अनोखा भारत होगा। और मुझे कहने दीजिए, वही भारत अभूतपूर्व भारत होगा। 21वीं सदी हमारी है। यस सर। और 21वीं सदी को हमारी होने के लिए हमें 21वीं सदी को प्रतिपादित करते हुए उसके शिखर पर पहुंचने के हर क्षेत्र के अंतर्गत प्रामाणिक प्रयास, यही हमारा रास्ता है। हम एकाकी होकर काम न करें। हर किसी को यह विचार करना होगा कि मैं 21वीं सदी के भारत के निर्माणकर्ता की भूमिका के अंतर्गत अपनी अहम भूमिका प्रामाणिकता से अदा करने का निश्चय और निर्धार कर चुका हूं। हे माझं कर्तव्य आहे आणि ते कर्तव्य मी प्रामाणिकतेनं बजावणार आणि त्याचा मी निर्धार केलेला आहे। निश्चय केल्यानं गोष्टी संपत नाही।
निर्धारानं गोष्टी होतात. आणि निर्धार वो गमक है जहां पर विकल्पों की तलाश बंद हो जाती है. निर्धार का संस्कृत प्रतिलक्षित शब्द संकल्प है. संकल्प की कोई व्याख्या नहीं. मेरी अल्प बुद्धि ये कहती है कि संकल्प वो होता है जहां विकल्प सब खत्म हो जाते हैं. जहां विकल्पों के दर दरवाजों पर दस्तक देने की नीयत खत्म हो जाती है, वहीं से संकल्प शुरू हो जाता है. जिथून परतीचा मार्ग नसतो. जिंकू किंवा मरू, करो या मरो, हे संकल्प 21वीं सदी के भारत के निर्माण का और उसकी निर्मिति के अंतर्गत अपने आप को जिस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत स्वतंत्रता वीरों ने पराकाष्ठा के साथ आत्म आहुति दी, 21वीं सदी के भारत का निर्माण भी उसी क्रांति का नाम है. और उस क्रांति के अंतर्गत भारतवासी प्रामाणिकता से, निष्ठा से, लगन से, तेजस्विता से, तपस्विता से, तत्परता से सहभागी होकर देश के सामूहिक उन्नति नहीं, उन्नयन के कार्य के अंतर्गत अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, करेंगे और करना चाहिए, ये मैं प्रतिपादन करना चाहता हूँ. सर बहुत सुंदर. कभी कभी ना सर मैं भूल जाता हूँ सुनते सुनते कि मुझे क्या पूछना है, मैं क्या, क्योंकि मेरे को गूज़बम्स आ गया जब आपने इतना सब बताया ना. सर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने यंगस्टर ने, जैसे आपने बोला कि इंडिया में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा, यूथ बहुत ज़्यादा है. सर क्या है ना, एजुकेटेड रहना और उसका यूज़ करना एवरीडे लाइफ में, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है सर, आई थिंक. तो अगर 90% भी हमारे यूथ, अगर यंगस्टर्स पढ़े लिखे हैं, बट सर आई थिंक उनको ना ये चीज़ लैगिंग है कि हमें हमारे कंट्री से या हमारे ज़मीन से, हमारे भारत देश से ना वो एक बॉन्ड जो होना चाहिए ना, कि रहना चाहिए, वो नहीं है सर. आई थिंक उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जाने देना, कुछ नहीं होता. ये करप्शन होना या स्टूडेंट लोगों का बिहेवियर जो अच्छा होना चाहिए वो रॉन्ग वे में जाता है. सब पढ़े लिखे होते सर, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, बट रूल ब्रेकिंग हो जो करते हैं हम लोग यहाँ पे, वो होता है. फिर उसके बाद रूल्स फॉलो ना करना, या कोई चीज़ें जैसे क्लीनलीनेस ना रखना, इसको सिस्टम को गाली मारना, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना, ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं. तो सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बट एजुकेशन इम्पॉर्टेंट तो है, बट आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो सर मेरा इस मीडियम से आपके थ्रू एक बताने का मेरा इच्छा है यूथ को कि क्या ऐसा हमने करना चाहिए जिससे हमें हमारे कंट्री से लगाव रहे. और दूसरी बात, ये सारा चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं, ये अगर हम बंद करके एक ऐसा निर्णय करें कि ये शुरुआती ईयर से 2026 से, जनवरी से या कल से हम लोग ये सब चीज़ें ना करते हुए हमारे कंट्री को कैसे और ऊपर लेके जाए, ना कि हम हमारे कंट्री को ब्लेम करके बाकी कंट्रीज को ज़्यादा ये करें कि अरे इंडिया में तो ऐसा होता है, बाहर में तो ऐसा नहीं होता. तो हम क्या कर सकते हैं सर, इस माध्यम से यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि ऐसा क्या करे जिससे ये यूथ को ये समझ आए. सर देखिए, आपने जिन स्थितियों की ओर इशारा किया, इनकी यथार्थता को स्वीकार करने के बाद भी मुझे कोई निराशा नहीं होती. मेरा आशावाद कभी भी यूथ को लेकर के दिग्भ्रमित नहीं हुआ और डगमगाया नहीं. एक मैं बुनियादी सवाल आपसे पूछता हूं. बंबई तक अगर हम जाते हैं तो कचरा कहीं भी फेंकते हैं. वो वेद प्रकाश जो कचरा कहीं भी डाल देते हैं बंबई तक पहुंचने के बाद में, दुबई जाने के बाद में ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है कि वेद प्रकाश मिश्रा फिर कचरा कहीं भी नहीं फेंकते. क्या बदल गया माइंडसेट? क्या बदल गया? हमारी अड़चन ये है कि हम फियर साइकोसिस के साथ डिसिप्लिन हैं, हम भय के कारण डिसिप्लिन है. हमें स्वेच्छा से डिसिप्लिन होना होगा. यस. दोनों में बुनियादी फर्क है. मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देकर के कहना चाहता हूं. 1980 के अर्ली दशक की बात मैं बता रहा हूं. इंडियन जेसीज का एक कन्वेंशन इंदौर में था. मुझे मुख्य अतिथि के रूप में उसका
बीज भाषण करने के लिए बुलाया गया। हम्म। और बीज भाषण इसी पर था, युवा निर्माण का दिग्दर्शन। व्याख्यान किया, उसके बाद इंटरैक्टिव सेशन था। एक यंग बच्ची खड़ी हुई, लहजे, मजाकिया लहजे के अंतर में उसने पूछा कि सर आप इतना सुंदर बोलते हैं, आपके पास में इतनी अधिकार वाणी है, आपका इतना अथाह अभिव्यक्ति का ज्ञान है, क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? मैंने तपाक से कहा, मुझे नैतिक अधिकार नहीं। और मैंने मेरी बात रखी। और मैंने उस समय, मैं 1982-83 का मुझे घटनाक्रम याद आ रहा है, उस समय मैंने कहा था, मुझे नैतिक अधिकार किसी भी महिला को गर्लफ्रेंड बनाने का इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी मैं अपने बहन के बॉयफ्रेंड को स्वीकार करने की मानसिकता से दूर हूं। जिस दिन मुझे मेरी बहन का बॉयफ्रेंड मंजूर होगा, उस दिन किसी की बहन को मुझे गर्लफ्रेंड बनाने का अधिकार होगा। हम इक्विटी के साथ चलें तो अनुशासन नैतिक संदर्भों के अंतर्गत अपने आप ग्राह्य है। राइट। हम वो संस्कृति हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे सांस्कृतिक परिवेश कितने गहरे हैं, जहां पर चरित्र की परिभाषा की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानंद अपने व्याख्यान के अंतर्गत प्रगत देश अमेरिका में जाकर के कहते हैं। याद करिए वो घटनाक्रम जहां पर वो रेल में सफर कर रहे हैं। yes. उनके सामने एक गोरा जोड़ा बैठा हुआ है, अंग्रेजी में वार्तालाप हो रहा है, ये मान करके कि सन्यासी जैसा दिखने वाला आदमी उनका मजाक और परिहास कर रहे हैं। स्वामी जी कोई उत्तर नहीं देते। कालांतर के बाद में जब उतरना होता है तो स्वामी जी अंग्रेजी में उनसे कहते हैं कि वेल जेंटलमैन, आई हैव समथिंग टू टेल यू। आई हर्ड यू, नॉट दैट आई कुड नॉट हैव रिएक्टेड टू इट, बट आई वांट टू टेल यू, I come from a place where man is known by the character. You come from a place where a man is known by who his tailor is. इस एक इशारे के अंतर्गत सब कुछ हम चलता है। yes, yes. चला लो, चलाना है, यही चलन है। हम अपेक्षा में क्या चाहते हैं? अगर हम उस अपेक्षा के अनुरूप अपने वर्तन को करेंगे तो हमारी अपेक्षा बहुत सिंपल सी बात है। कौन सा नौजवान ऐसा होगा जो बेईमान दोस्त की कामना करता होगा? जब हम दोस्त चाहते हैं तो ईमानदार दोस्त की अपेक्षा है, परंतु कभी हम इस बात का विचार नहीं करते कि मैं अगर ईमानदार दोस्त आप में मुझे मिल गया तो क्या इस मेरे ईमानदार दोस्त को मेरे रूप में ईमानदार दोस्त मिलेगा? इक्विटी के साथ में बैलेंस अगर हम लेकर के चलेंगे, फियर की जगह अनुशासन, स्वेच्छा से हे देश माझा आहे, ही जागा माझी आहे, याची स्वच्छता माझी आहे, इथे निश्चितपणे निष्पाप भाव हा माझा आहे आणि याच्यातून सामूहिकतेचा जो निर्माण होईल तो खऱ्या अर्थाने या देशाचं गमक होतं। आणि त्याला निर्माण करण्याकरता आपने जिस सिंधु और बिंदु की बात की, आप विचार करिए, नदी अपने गंतव्य से निकलकर मीठे पानी की पहचान बनाते हुए समंदर के खारे पानी में अपने आप को अर्पित कर देती है। वो कभी ये नहीं सोचती कि खारे पानी की गोद के अंतर्गत में अपना मीठा पानी कहां तक क्यों डाल दूं, और एक बार मिल जाने के बाद उस खारे पानी में मीठे पानी का कहीं पता नहीं चलता। पर व्यष्टि जब तक समष्टि के अंतर्गत नहीं मिलती तब तक उसे समष्टि का आकलन ही नहीं होती, क्योंकि जब तक वो नदी है तब वो बूंदों का समूह है, जब वो समंदर में चली जाती है तो बूंद अथाह बन जाती है, अथांग बन जाती है। राष्ट्र हम जैसे तमाम बिंदुओं से बना हुआ सिंधु है। अगर इस राष्ट्र के सिंधु के पावित्र की हम कामना करते हैं तो जिस तरीके से एक गंदी मछली पूरे तालाब के पानी को खराब कर देती है, उसी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज युवा एक बिंदु अपवित्रता के साथ पूरे सिंधु को अपवित्र कर देती है। राष्ट्र की निर्मिति
व्यक्ति की निर्मिति के साथ पड़ा हुआ है। कैरेक्टर इज नॉट व्हाट इज डिपिक्टेड एज अ मैटर ऑफ शोबिज। कैरेक्टर इज नॉट व्हाट इज पुट अक्रॉस एज अ मैटर ऑफ जस्ट डिपिक्शन फॉर द पर्पसेस ऑफ पब्लिक नॉलेज। कैरेक्टर इज योर थॉटफुल बिहेवियर इन द डार्क कॉर्नर ऑफ द डार्केस्ट रूम। ये इस देश की संस्कृति है, इसे अपनाना होगा। जीवन के अंतर्गत प्राइस की लड़ाई के अंतर्गत मूल्यों को तिलांजलि नहीं दी जा सकती। ये इस देश को समझना होगा और यही इस देश को हमेशा समझाया जाता रहा। टुडे एवरीथिंग इज प्राइस ओरिएंटेड। यस सर। हम मूल्य की व्यवस्था के साथ चलना चाहते हैं, परंतु हमको ध्यान रखना होगा कि भारतीय चिंतन, भारतीय मनीषा ये प्रतिपादित करती है कि जो कीमत से परे है, जो प्राइस से परे है, वो वैल्यूएबल है। लाइफ प्राइस के लिए होगी, परंतु लाइफ वैल्यू के बिना वैल्यूएबल नहीं हो सकती। वैल्यू एंड प्राइस, इन दोनों को जोड़ करके चलना होगा। अंधी होड़ के अंतर्गत अंतरात्मा के सदाचार को गिरवी नहीं रखा जा सकता। ये इस देश की थाती है। देश की इस थाती को, युवा मन को जिंदा रखना होगा। करेक्ट। इसके लिए उसके सामने रोल मॉडल्स जरूरी है। यस सर। सबसे बड़ी हमारी अड़चन ये कि हमारा ये भ्रम है कि हम दीवारों के ऊपर में तैल चित्रों को लगा करके पीढ़ियों का निर्माण कर लेंगे। संभव नहीं है। हमारे बच्चे विरोधाभास के अंतर्गत पल रहे हैं। उन्हें आदर्श के नाम पर बताया कुछ और जाता है और वो दैनंदिन हकीकत में वो कुछ और देखते हैं। पढ़ाया जाता है कि सच बोलना चाहिए और पिताजी खुद बच्चे से कह देते हैं फोन के ऊपर में, साबुन दे कि तुझे वडील घरी नहीं है। घटनाक्रम छोटा है, इसके अंतर्गत जो दिग्दर्शन होता है, जो विरोधाभास दिख पड़ता है, वो बड़ा है, गहन है, गहरा है। वो कहीं ना कहीं हमारे दोहरेपन को परिलक्षित करता है और यही दोहरापन परकुलोट होता हुआ वो सामान्य जीवन का हिस्सा बनता चला जाता है। इसलिए आवश्यक है, इसको समझना होगा, युवा मन को भी समझना होगा। Ultimately, the utility in the domain of price and his relevance in the domain of values. मेरी माँ ने मुझे केवल प्राइस का वेद प्रकाश मिश्रा नहीं बनाया। मेरी माँ ने मुझे वैल्यू का वेद प्रकाश मिश्रा बनाया। प्राइस और वैल्यू, इन दोनों की अलग समरूपता के साथ में उनका बैलेंस, ये मनुष्य को निर्धार देता है। ये आवश्यकता है हमारे पास में आवश्यकता है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को चलते बलते रोल मॉडल के साथ। एक शिक्षक के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन रोल्स ऑफ अ टीचर, सप्तरंगी रोल व्यक्ति व्याख्या करते हैं एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट में, परंतु सबसे महत्वपूर्ण रोल टीचर को क्या कहते हैं? टीचर एज अ प्रीचर, टीचर एज अ ट्यूटर, टीचर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर एज अ फिलोसोफर, टीचर एज अ मेंटर, teacher as an assessor, but most important is teacher as a role model. Teacher as a role model. हमको बच्चों के सामने रोल मॉडेल रखने होंगे, चलते बोलते। मम्मी कसं व्हायला पाहिजे, त्याच्या समोर उदाहरण असलं पाहिजे, मी असं व्हायला पाहिजे। कुठेतरी विरोधाभास आहे। आपण सांगतो एक आहो, यथार्थात दुसरं दिसत आहे आणि यामधला जो अंतर आहे तो त्या युवा मनाला कुठेतरी कुत्सित बुद्धीकडे ढकलतो आहे। वी हैव टू क्रिएट रोल मॉडल, वी हैव टू लिव एज रोल मॉडल्स फॉर इंस्पायरिंग। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। योर वर्ड शुड नॉट बी हॉलो ऑफ इंस्पिरेशन। योर एक्शन शुड बी इन अ पोजीशन टू डिपिक्ट एज टू व्हाट यू स्टैंड फॉर। देयर इज अ क्राइसिस। अगर ऐसा क्राइसिस ना होता तो ऐसा क्यों लिखा जाता? याद करिए कितना फेमस वाक्य है वो, की आता समाजात जेव्हा आपण हिंडतो तेव्हा डोकं कुठल्या पायांवरती ठेवावं तशी पायच दिसत नाही आणि कुणाचा हात डोक्यावरती घ्यावं असे हातही सापडत नाही। बापरे, क्राइसिस आहे। हा क्राइसिस कसं निर्माण झालं, हा क्राइसिस कुणी निर्माण केलं आणि हा क्राइसिस दूर केल्याशिवाय व्हाट एक्सपेक्टेशंस वी आर गोइंग टू पुट अक्रॉस। ये विरोधाभास को कहीं ना कहीं हमको सीरियसली चलता है कि थियरी के बजाय बस यही चलेगा, ये निर्माण करना होगा। देश के अंतर्गत भौतिक प्रगति के साथ देश जिन नैतिक मूल्यों के लिए खड़ा है
उस धरोहर को भी युवा मन के अंतर्गत प्रेरणा के नाम पर उसको भी सजाने और संवारने का काम करना होगा, किया जाना अनिवार्य है। वरना इस अंधी दौड़ के अंतर्गत प्राइस हाथ में आ जाएगा, वैल्यू छूट गया है, छूटते छूटते इतना बुरी तरीके से छूट जाएगा कि फिर छिटका हुआ वैल्यू कभी वापस नहीं आएगा। ये इशारा है हमारे लिए। और इसलिए इस भौतिक प्रगति की अंधी दौड़ के अंतर्गत हम विवेक को ना खोने दें। विवेक ही हमारे लिए, सद्बुद्धि ही हमारे लिए बहुत बड़ा वो लगाम है जो जीवन के घोड़े को दिशा निर्देश देते हुए गंतव्य और मंतव्य दोनों की ओर प्रेरित करता है। वैल्यू सिस्टम शुड नॉट बी पुट टू पेरिल, दैट इज द आंसर। यस सर। सर आई थिंक आपने बहुत एक अच्छा चीज बताया कि हमारे कल्चर में अगर हम लोग थोड़ा सा पहले से हमारे ग्रंथों का भी ध्यान करें, या इंडियन कल्चर ऐसा है, गुरु शिष्य परंपरा थी सर। स्कूल में लड़के जाते थे तो गुरुजी बोलते थे। तो आई थिंक जो आपने कंसेप्ट बताया ना, रोल मॉडल, तो वो जो उनके टीचर होते थे, जो गुरु होते थे, वो जो बोलते थे स्टूडेंट लोग जो थे, सारे शिष्य वो सुनते थे। तो आई थिंक ये रोल मॉडल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। और अगर मैं किसी को एडमायर करता हूँ, अपना आइडल मानता हूँ, तो उन्होंने अगर कुछ चीज़ें बताई तो वो तो 100% अच्छा ही बताएंगे। तो आई थिंक फिर ये एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा कि नहीं, हमें हमारी चीज़ों से लगाव चाहिए, हमें हमारे सारे जो एथिक्स है वो हमें प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए। तो ऑटोमेटिकली सर वो हमें हमारे कल्चर से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे राष्ट्र से प्यार हो जाएगा एंड समाज सुधरेगा। तो सर आइडल होना ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आई थिंक ये होना ज़रूरी है। सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था कि ये सारा ज्ञान का जो भंडार है, ये अगर हमें खुद को डेवलप करना है, ग्रोथ, तो सर आप कैसे करते हो? कि कुछ बुक्स पढ़ते हो, या आप, सर मैं देख रहा हूँ हजारों लोगों से मिलते हो, तो मेरा क्यूरोसिटी ये था कि आप हर एक इंसान में से क्या देखते हो? क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि अगर आप किसी को मतलब एडमायर करते हो तो उनमें से कुछ क्वालिटीज ले लो। तो वो तो हम लोग सर कर सकते हैं, बट आप कैसा करते हो? क्योंकि आपके पास हर एक फील्ड का नॉलेज है। आप रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हो, या आप लोगों से मिलते हो तो उनमें से कुछ इनपुट्स लेते हो, नॉलेज सर कैसा होता है ये? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं सर्वज्ञ हूं, ये भाव मनुष्य को अंधा बनाता है। अच्छा। मैं आपके प्रश्न पर फिर आपको राधा कृष्ण के उस वाक्य की ओर लेकर के चलता हूं जहां पर वो ज्ञानी की व्याख्या करते हैं। ज्ञानी कौन है? और ज्ञानी की व्याख्या करते हुए कहते हैं, ही हु नोज, जो ये जानता है, दैट ही डज नॉट नो, कि मैं नहीं जानता, वह निश्चित तौर पर ज्ञानार्जन को जानेगा। एंड ही हु नोज दैट ही नोज नॉट दैट ही डज नॉट नो। एक शब्द के अंदर कि अगर हम अहंकार के साथ किया था मी सर्वज्ञ झालो, आप एक अध्ययन के दरवाजे बंद हो गए। आप याद करिए, न्यूटन जैसा महाज्ञानी, वो साइंटिस्ट जिसने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे दी और दुनिया एक नए अध्याय पर खड़ी हुई, वो क्या लिखता है? वो अपनी जिंदगी के समापन पर लिखता है, कोट, ऑल दैट आई हैव ट्राइड टू नो is be but a pebble on the beach of the ocean and the whole ocean remains uninvented, unquote. मैंने जिंदगी में जो ज्ञान मुझे मिला, उस समंदर की अथाह किनारे पर पड़ी हुई रेत का एक कण है, और अभी तो पूरा समंदर अनइन्वेंटेड मेरे सामने आह्वान बन करके खड़ा है। हमें हमारी अल्पज्ञता का भान होना चाहिए। ज्ञान अपने आप हासिल हम करते रहेंगे। हमें जिस दिन ज्ञान का आभास हो जाता है, उस दिन अल्पज्ञता वहीं पर हमारे साथ खड़ी हो जाती है। दूसरा, 21वीं सदी के अंदर में पेडागॉजी कहती है कि पहले हम कहते थे कि गुरु शिष्य, टीचर टॉट, मेंटर मेंटी, फैसिलिटेटर लर्नर। अब पेडागॉजी कहती है कि न कोई टीचर है, न कोई लर्नर है, एवरीबडी इज अ को लर्नर। और यही आप कल्पना करिए, दत्त प्रभूंचे किती गुरु होते? कपिल मुनींना कोणी गुरु केलं? त्यांच्या आईने सांगितलं की तुम्ही माझे गुरु आहात।
याचा अर्थ असा आहे, you have got something to learn from anybody and everybody, smallest of the small, weakest of the weak, poorest of the poor and remotest of the remote. हमारा अहंकार क्या कहता है? ये मुझे क्या सिखाएगा? अल्पज्ञता क्या सिखाती है? हर कोई मुझे सिखा सकता है. There is something in everybody जो आप सीख सकते हो, provided you are willing to learn. Yes. You are keen to learn. Therefore, learning is a continuous phenomenon. Self-directed learning, स्वाध्याय. दीक्षांत के बाद दीक्षांत संभाषण के अंदर भाषण में गुरु क्या आदेश देता था? यही मेरा आदेश है, यही मेरा उपदेश है कि अब स्वाध्याय ही तेरा गुरु होगा. सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. व्हाट इज गूगल गुरु? सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. हमें इंफॉर्मेशन को ढूंढने जाना पड़ता था. आज इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे, क्लिक ऑफ द माउस पे है. मोबाइल पर इंफॉर्मेशन है. बट इज इंफॉर्मेशन नॉलेज? इंफॉर्मेशन इज पावर. इंफॉर्मेशन को कंसेप्ट में बदलोगे तो कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन इज नॉलेज. Is knowledge wisdom? Concept, when put into trial and has been converted into a doable, demonstrable and deliverable trial, is wisdom. और इसलिए ऑस्कर वाइल्ड बड़े व्यंग्यात्मक तरीके में कहता है कि the world is not divisible into two classes, males and females on the basis of gender, blacks and whites on the basis of complexion. It is divisible only on one criteria: wise or otherwise. तीसरी कैटेगरीज नहीं है. Leave apart the humor in it, but the fact is this. Yes. And therefore, अब्दुल कलाम बहुत सुंदर शब्दों में इसकी व्याख्या करते हैं, जो हमारे लिए गमक होना चाहिए, युवा मन के लिए गमक होना चाहिए. You should be an information seeker. इंफॉर्मेशन का कैनवस आपका जितना बड़ा होगा, जितना व्यापक होगा, जितना बृहत होगा, आप उतने पावरफुल होंगे. इंफॉर्मेशन, पर केवल इंफॉर्मेशन नहीं. इंफॉर्मेशन कंसेप्ट में तब बदलेगी जब दूसरा आई फॉर इंफॉर्मेशन, दूसरा आई फॉर इमेजिनेशन. आपको आपकी कल्पकता, उसको भी उसके साथ वृत्त में जोड़ना होगा. कल्पकता के साथ आपका तीसरा आई, थर्ड आई, EYE in the form of I, intuition. Yes. Coming from within, Yes. subconscious mind, intuition, जिसको कहा जाता है, रुडियार्ड किपलिंग कहता है कि I have 5 honest friends. मेरे 5 ही मित्र हैं. And their names are what, where, when, why and how. 5 क्वेश्चन में पूरी दुनिया नापी जा सकती है. जिज्ञासा की समीक्षा व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ पूर्ण. पुढे लागतच नाही. ती इंट्युशन. आणि याला मग फोर्थ आय, इंटिग्रेशन. द आउटकम इज फिफ्थ आय, innovation, innovation and innovation. Fantastic. This is the path. You need to be informed. कशा करता? For blending with imagination. For what? Incorporating intuition. To what effect? Integration. For what reason? For generating innovation. Innovation of idea. Innovation of action. Innovation of creation. Innovation of progress. Innovation of development. Therefore, innovative thought in the domain of critical thinking through out-of-box reasoning for the purposes of innovative creations consistently. आपल्याकडे त्र्यंबकेश्वर संकल्पना आहे. त्याला 3 डोळे तो त्र्यंबकेश्वर. ज्याला 5 डोळे तो त्र्यंबकेश्वरुनी ज्येष्ठ झाला, श्रेष्ठ झाला की नाही. What are your 5 eyes? 5 eyes, EYES, 5 आंखें. Have an eye on first eye, information. Have your eye on imagination.
have your eye on intuition, have your eye on integration, and have your eye on outcome as innovation. Take it for granted, your small I will be getting converted into capital I. This is the path. This is the path of 21st century. Yes. And this is the path which has been shown by Dr. Abdul Kalam for the youth to be converting themselves. See, nobody is going to convert youth into precious human resource. Right. It is the youth which has to realize its worth to be converted into a precious worth. ऑस्कर वाइल्ड बहुत सुंदर व्याख्या करता है. मुझे तो इन सारी चीजों के गमक फिलोसफी में दीप पड़ते हैं. वो कहता है, ऑल ऑफ अस आर बोर्न एज ऑर्डिनरी स्टोन्स. जब मैंने आपसे कहा कि मैं एक बहुत छोटे से हम्बल परिवार में पैदा हुआ, साधारण से परिवार में हम पैदा हुए, पर क्या साधारण परिवार आपके असाधारणता में होने में बाधक है? कोई बाधा नहीं. वो कहता है, ऑल ऑफ अस आर बोर्न एज ऑर्डिनरी स्टोन्स, बट देन वी हैव टू पॉलिश इट. We have to sharpen it. We have to chisel it so that the stone gets converted into a gemstone. Right. Further chisel it and polish it to convert it into a precious stone. But then what is the use? Ultimately, you should emerge as a milestone. तुम्ही दगड होऊन जेव्हा मैलाचा दगड होता तेव्हा तुमच्या आयुष्याचा गमक पूर्ण होतो. आणि यालाच व्याख्या जर आपण केली तर आपल्याला ठरवावं लागतं whether I am born to do my signature. सगळेच करतात, पण सिग्नेचर टू ऑटोग्राफ, यस, हा गमक महत्वाचा है. ये सफरनामा है. ये सिग्नेचर सभी किया करते हैं, पर मैं सिग्नेचर करने के लिए नहीं, मैं तो मेरी सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलने के लिए पैदा हुआ. दिस इज इंडियन यूथ. एंड दैट इज एग्जैक्टली सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में परिवर्तित करने का तात्पर्य क्या है? बैक टू कन्वर्टेशन. लाइफ इज अ सेंटेन्स, पंक्चुएटेड. मग काय पंक्चुएट करायचं आयुष्याला? कॉमा. कॉमा डज नॉट गिव्ह अ कंप्लीट सेन्स. फुल स्टॉप, फुल स्टॉप एट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, उत्तरदायित्व आहात की उत्तर न सापडणारे आहात, एक्सक्लेमेशन, लाफिंग स्टॉप. ते म्हणतात नाही. From signature to autograph means you have to lead your life so that you don't have to punctuate. People punctuate it into inverted comma. हे रोल मॉडेल आहे. रोल मॉडेलची अपेक्षा करणाऱ्यांनी स्वतःच्या आयुष्यातही रोल मॉडेल म्हणून एमर्ज व्हावं. म्हणून रोल मॉडेल ती परंपरा व्हायला पाहिजे. मी तुम्हाला वाढलो, तुम्हाला पाहून वाढलो, आता हे माझे गमक आहे, त्यांनी मला पाहून वाढावं. This is the series. Role model should be in series. Then only you will be in a position to convert the precious demographic dividends into precious human resource. That's the way. Let's move forward because that is the only way of 21st century. Yes. थँक्यू सो मच सर की इतकं सुंदर तुम्ही एक्सप्लेन केला. आणि आय थिंक हे जेव्हा आपल्या सगळ्या लोकांना कळेल आहे तर मोठ्यातला मोठा आणि लहानातला लहान माणूस पण याच्यातनं शिकेल. God is kind. Yeah, God is kind. And let me say, again, I am back to square one where I started from. I would love, and if you permit, this discussion that we have had, I put the same as a mark of salutation to the fond memory of my late mother. Yes, sir. Late Shrimati Shiv Kumari Mishra. Yes, yes, God yes. bless. थैंक यू सो मच सर. आपने हमें इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया, इतना सारा डिस्कशन हुआ, एंड ये 110% सबके लिए बहुत मोटिवेशनल रहने वाला है. एंड मैं ट्राई करूँगा सर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे. एंड आपके सपोर्ट से भी हम लोग इसमें और सपोर्ट के थ्रू आपके सारे लोगों तक हम लोग ट्राई करेंगे पहुँचाने का. एंड मैं फिर से सर आपको थैंक यू करूँगा कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट टाइम मुझे दिया. एंड मैंने बहुत बहुत लाइव सुनना, आपको माइक पे सुनना, यूट्यूब पे सुनना, और ये सुनने में सर बहुत ज़्यादा फर्क है एंड बहुत मोटिवेटिंग था. Thank you so much, sir, once again. God bless you. Thank you.